साथियों नमस्कार। 15 मिनट की इस विशेष पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 मिनट की श्रृंखला इसलिए बनाई गई है ताकि आप कम समय के अंदर में ज्यादा से ज्यादा परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को रिवाइज कर सके। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है कम समय के अंदर में गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों को आप तक रिवीजन माध्यम से पहुंचाना। हालांकि हम इसमें डिस्कशन भी कवर करते हैं, लेकिन अगर आप और डिटेल और डीप डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के इसी चैनल पर आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे मेरे वीडियोज और मेरे अन्य साथी शिक्षकों के वीडियोज भी उपलब्ध हैं। ऑफिसर्स एकेडमी 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के सरकारी नौकरी को सपने को पूरा करने में उनकी मदद कर चुका है। अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे ऐसे बेहतरीन वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो 1857 से 1947 के बीच में होंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है और जानकारी यह है साथियों कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एईडीओ की परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। परीक्षा अगले 3 महीनों में करा ली जाएगी। वैसी परिस्थिति के अंदर में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस परीक्षा की तैयारी करें। क्यों करें? क्योंकि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आप इतनी भर एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक परीक्षा है, ना मेंस है ना इंटरव्यू है, और सिर्फ एक पीटीए परीक्षा देकर आप शिक्षक पदाधिकारी बन सकते हैं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। यह मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अभी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे बैचेस चल रहे हैं, 999 रुपए इसका फीस है, और अभी तो इसके ऊपर भी एक ऑफर चल रहा है टीओए 30 का, जो अगले 2-3 दिनों तक रहने वाला है। पहला प्रश्न लेते हैं कि वो प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो कौन सा प्रांत था? तो आपको ये प्रांत है, वो प्रांत है बंगाल। क्यों दोस्तों? आपको पता है कि अगर 1937 के प्रांतीय चुनाव की हम बात करें तो जहां पर पूर्ण बहुमत मिला था वो प्रांत यहां पर हुआ करता था संयुक्त प्रांत। वो प्रांत था दोस्तों संयुक्त प्रांत। यहां से आगे बढ़ेंगे तो वो प्रांत है बिहार। बिहार के अलावा जब आप नीचे बढ़ेंगे तो वो प्रांत है उड़ीसा, और उड़ीसा के अलावा जब आप और नीचे बढ़ेंगे वो प्रांत है मद्रास, और मद्रास से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो वो प्रांत है मेरे दोस्तों मध्य प्रांत। इतने प्रांतों के अंदर में साथियों 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन बंगाल ये जो प्रांत है दोस्तों, बंगाल के अंदर में इनकी सरकार नहीं बन पाई थी। बंगाल में कांग्रेस की जगह एक सरकार बनी जो पार्टी हुआ करती थी कृषक प्रजा पार्टी। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कृषक प्रजा पार्टी कमेंट करें। एक एक बच्चा सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि जब शिक्षक कोई बात कहता है तो उसके बाद को आप सरस्वती का आशीर्वाद मानकर आगे बढ़िए, किसी भी शिक्षक का, क्योंकि हम जानते हैं कि यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कृषक प्रजा पार्टी। इसीलिए आपको मैंने बोला कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी हुआ करता था और इन लोगों का कंबाइंड गवर्नमेंट यहां पर बना था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार पूछता है कि कृषक प्रजा पार्टी किसकी पार्टी है? तो फजलुल हक की पार्टी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये फजलुल हक की पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, और प्रांतीय सरकार बनाने का जो ये था आदेश मिला था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिला था, जहां पर प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, जहां पर प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो CR दास का नाम आता है। जबकि अगर गोखले बात करें किसके हैं तो जरा कमेंट करके बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे? तो महात्मा गांधी के थे। सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में महात्मा गांधी। मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में उत्तर हो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। और एक और सवाल आता है कि गोखले के गुरु कौन थे? तो आप भी जानते हैं MG रानाडे, यानी पूरा नाम है उनका महादेव गोविंद रानाडे। ये नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि कमेंट लिखते समय आपको चीजें याद होती हैं, है ना। तो MG रानाडे इनके गुरु हुआ करते थे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? आपको पता है कि 4 चीजें आपको याद रखनी होती हैं, 1936, 1937, 1938 और 1939। ये 4 ऐसे अधिवेशन हैं जो आपको याद रहने चाहिए। इन दोनों के अंदर में कौन बना था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर कौन बना? तो आपको याद होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको क्या किया था? नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और 1939 के अंदर में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद चुनाव कराने की बारी आई और यहां पर चुनाव लड़ा 2 लोगों ने। कौन कौन? एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ महात्मा गांधी खुद नहीं लड़कर अपने समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को उन्होंने उतार दिया था। पटाभी सीतारमैया ने महात्मा गांधी के आदेश पर चुनाव लड़ा। हालांकि ये चुनाव क्या हुए? हार गए, और हारने के बाद गांधी जी नाराज भी हुए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी जब नाराज हुए तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि महात्मा गांधी अगर पटाभी सीतारमैया जीत भी जाते तो आप जो चाहते वो होता, तो आप बताइए क्या करना है। तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया यहां पर,
और गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूं, और महात्मा गांधी ने एक कथन दिया, और महात्मा गांधी ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, ये पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है। और गांधी जी जब नाराज हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो 1939 का अधिवेशन हुआ था, ये त्रिपुरी अधिवेशन कहलाता है, त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहां पड़ता है, तो जबलपुर में पड़ता है। और आप जरा कमेंट में बताइए कि जबलपुर कहां है। 1939 के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। तो आपको बताना है कि अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने पढ़ा था, आचार्य नरेंद्र देव ने, शरद चंद्र ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो जब यह अधिवेशन चल रहा था तो इस समय अंग्रेजी का अनुवाद किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। यह आपको पता है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। 1923 के अंदर में ये अध्यक्ष बने थे। मात्र 35 वर्ष की आयु हुआ करती थी, आपको याद होगा। फिर 1940 से लेकर 45 तक सबसे लंबे अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने की भी उपाधि है। स्वतंत्र भारत के ये पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना जी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी। पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि चौरी चौरा की घटना की सूचना महात्मा गांधी को दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आपको पता है कि चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी को हकीकत में हुई थी, लेकिन एग्जाम में हम क्या टिक करते हैं, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में यह घटना हुई थी, जहां पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद हिंसा भड़क गई, 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 151 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। जब यह दुर्घटना हुई तो इस समय तार से महात्मा गांधी को सूचना किसने दी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने थी। और महात्मा गांधी उस समय कहां थे, तो बारदोली में हुआ करते थे। महात्मा गांधी को जब यह सूचना मिली, महात्मा गांधी ने कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और अंततः 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। और स्थगित करने पर महात्मा गांधी का खूब विरोध हुआ, सभी नेताओं ने महात्मा गांधी का विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हो गया। दूसरी बार का मतलब क्या हो गया, 1938 में पहली बार बने, तो दूसरी बार कब बनेंगे, 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कमजोर और रिपीटेड है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, अब चुनाव खत्म हो चुका है बिहार में, सरकारें फिर से नीतीश कुमार की बन गई हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मेरा यह मानना है कि अब टीआरई के वैकेंसी पर जोर लगेगा। तो आप सब अपनी टीआरई के वैकेंसी को, तैयारी को मजबूत कीजिए। हमारे 1 to 5 के बैचेस के साथ 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। 999 रुपए में यह बैच है दोस्तों। इस बैच को आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर टीआरई में सिलेक्शन लेना है तो एक ही कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ऐसा कोई सरकारी विद्यालय पूरे भारत में नहीं, पूरे बिहार का ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहां पे हमारे पढ़ाए हुए छात्र आज शिक्षक नहीं हैं। अपने शिक्षक बनने की तैयारी हमारे साथ आप शुरू करें, हमारे नए बैचेस के साथ। नेक्स्ट, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में सबसे पहला समाचार पत्र, तो आप भी जानते हैं कि हिंदू पैट्रियाट हुआ करता था। यंग इंडिया, आपको भी पता है कि ये किसका समाचार पत्र है, तो ये महात्मा गांधी का हुआ करता था। यंग इंडिया किसका है, तो महात्मा गांधी का समाचार पत्र हुआ। अच्छा, गांधी जी से एक और नाम आया, एक दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने समाचार पत्र छापा था। जरा कमेंट करके नाम बताइए, क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन नाम हुआ करता था। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन हुआ करता था। यह भी बात ध्यान रखना है। और कौन सा समाचार पत्र था, तो आपको भी याद होगा, नवजीवन, याद है, नवजीवन भी किसका है, तो यह भी महात्मा गांधी का ही हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है। जी हां दोस्तों, जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद यह स्वीकार कर लिया और कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है और आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के स्थगन पर कहा था कि यह गलत है। और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, CR दास ने भी कहा था गलत है, मोतीलाल नेहरू ने भी कहा, मतलब सभी नेताओं ने गांधी जी का विरोध किया था, लेकिन गांधी हटे नहीं। एग्जाम में एक और सवाल आता है कि इसको लेकर के निंदा प्रस्ताव भी पारित की गई थी। तो एग्जाम में पूछता है कि निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है कि निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने पारित किया था। यह एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन, दोस्तों आपको याद होगा कि भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, तो पहला अधिवेशन दोस्तों लखनऊ में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और सवाल बनता है कि अखिल भारतीय किसान सभा, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो 1936 के अंदर में। उसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती माने जाते हैं। चूंकि ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, इसलिए कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता भी दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पूछता है कि जन्मस्थली तो उत्तर प्रदेश
प्रदेश है लेकिन कार्यस्थली बिहार रहा है, और बिहार में इनका एक आश्रम भी है जहां पर इन्होंने अंतिम सांस लिया था, और वो आश्रम कहां है ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा बिहटा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर एक दिवस मनाया जाता है, वो दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गदर पार्टी के नेता कौन थे, तो आपको ही पता है कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर में लाला हरदयाल ने 1913 के अंदर में गदर पार्टी बनाया था, और इसका उद्देश्य यह था कि सशस्त्र आंदोलन, क्या करना, सशस्त्र आंदोलन करना, मतलब शस्त्र के साथ आंदोलन करना, ताकि अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर निकाला जा सके। इन्होंने कई इनके प्रभाव भी कई जगह दिखे, जैसे कामागाटा मारू में दिखा, कामागाटा मारू प्रकरण में इनका प्रभाव भी दिखा, जहां जहाज पर ये सारी चीजें हुई थी। तो गदर पार्टी याद रखिएगा। इनकी एक पत्रिका भी आती थी, उस पत्रिका का भी नाम गदर था। अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि गदर पत्रिका सबसे पहले किस भाषा में छपी थी, कौन सी भाषा हुआ करती थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था, तो आपको ही पता है कि स्वराज दल की अगर हम बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव हुआ करते थे, आपको पता है। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो आपको ही पता है कि इसके सचिव हुआ करते थे। अयंगर इसके नेता थे दक्षिण भारत के अंदर में। विट्ठल भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इसके समर्थक नहीं थे। स्वराज दल की अगर हम बात करें तो आपको ही पता है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का स्थापना हुआ था, और स्वराज दल का पुराना नाम खिलाफत स्वराज दल था। क्या नाम था, खिलाफत स्वराज दल। बाकी इसका नाम बाद में बदल दिया गया क्योंकि नाम लंबा था, स्वराज पार्टी था, और बाद में सिर्फ स्वराज पार्टी इसका नाम कर दिया गया था। इनका मूल उद्देश्य यह था कि ये चाहते थे कि भारत के अंदर में हम चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। 1922 के गया अधिवेशन में ये चुनाव के प्रस्ताव पर ही अलग हुए थे। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कथन किसका है, तो आपको ही पता है कि यह कथन किसी और ने नहीं मेरे दोस्तों, किसने दिया था, यह कथन दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भैया राजा जनता के लिए बनी है और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, मैं एक बार कंफ्यूज हो रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में शायद से ये गोखले का भी कथन है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, इसको एक बार रहने दिया जाए। ऐसे मेरे हिसाब से नौरोजी होगा, नौरोजी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने, चूंकि इतना ना क्वेश्चन सुबह से हम लोग कराते हैं ना कि कभी कभी माइंड लॉक हो जाता है, तो अभी लॉक ही हो गया है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, तो आपको भी बात है कि गांधी जी के हर आंदोलन को, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हो रहा था, तो लॉर्ड लिथगो हुआ करते थे, उन्होंने कहा था। वेवेल ने क्या दिया था, तो आपको पता है कि वेवेल ने वेवेल योजना दी थी। वेवेल योजना जो है इसके टाइम पीरियड पर आया था। मॉन्टेग्यू, तो आपको पता है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे 1919 के टाइम पीरियड पे। जबकि अगर आप चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बहुत सारे चीजें दी हैं, जैसे इन्होंने सिखों को क्या दिया, तो पृथक निर्वाचन दिया। इन्होंने यूरोपियों को क्या दिया, तो यूरोपियों को पृथक निर्वाचन दिया। इन्होंने आंग्ल भारतीयों को क्या दिया, तो आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन दिया। इन्होंने मॉर्ले मिंटो सुधार की समीक्षा भी की थी और इन तीनों को पृथक निर्वाचन भी दिया था। मॉर्ले मिंटो सुधार के अंदर क्या हुआ था, तो आपको याद होगा कि मॉर्ले मिंटो सुधार के अंदर मुसलमानों को दिया गया था। अच्छा, एक और बात, अगर आप या आपके कोई मित्र साथी सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे सीटेट के नए बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा सीटेट का बैच स्टार्ट हो रहा है और ये बैच शुरू हो रहा है। इस सीटेट के पेपर 1 के 999 रुपए कीमत रखी गई है, पेपर 2 का कीमत 999 रुपए है, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 1499 है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सब पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, TOA 30 का दोस्तों। डिस्काउंट कभी भी अगले 1-2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसका जो बैच स्टार्ट है, जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाता है, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज होने वाला है, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जा रहा है तो उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ ही हम लोग अगले ही दिन से क्लास को शुरू कर लेंगे। अगला है गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसकी है, तो आपको ही पता है कि गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी है, SS डांगे ने लिखा है दोस्तों, SS डांगे ने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहां था, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसका मुख्यालय कहां ट्रांसफर कर दिया गया, तो अड्यार में था। अड्यार कहां है दोस्तों, तो मद्रास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत में अगर थियोसॉफिकल की बात करेंगे तो इसकी प्रणेता के रूप में एनी बेसेंट मानी जाती हैं, जबकि अगर केवल थियोसॉफिकल बात करेंगे तो मैडम ब्लाउस्की मानी जाती हैं, और साथ ही साथ TS एल्कॉट माने जाते हैं। ये दो लोग जो है थियोसॉफिकल की विचारधारा, थियोसॉफिकल सर्वधर्म समाज की बात करता है। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पेश किया गया था, तो मॉर्ले मिंटो सुधार आपको पता है 1909 में पेश किया गया था। इसको एक और नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम। क्या कहते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसमें क्या दिया गया था, तो आपको भी याद होगा कि मुसलमानों के लिए क्या दिया गया था, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था दोस्तों, पृथक निर्वाचन दिया गया था।
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो अंतिम योजना जब सत्ता सौंपने की बारी आई थी तो माउंटबेटन ने प्लान पेश किया था जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। आपको ही पता है कि माउंटबेटन योजना कब आया? तो 3 जून। सभी लोग ये डेट एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि याद हो जाए आपको, है ना। डेट इसलिए कमेंट कीजिए कि याद हो जाए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, चीजों को टाइप करना भी होगा, कमेंट भी करना होगा ताकि याद रहे। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चीजें आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो कई सारी चीजें दिन भर में सुनते हैं लेकिन याद नहीं होता है, लिखते हैं तब याद होता है, मेमोरी में पावर जाता है ना। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत की और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी, विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। अच्छा, एक बात बताइए कि किस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण करो? सीमा का निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ है? तो आप भी जानते हैं, कटक में, उड़ीसा के अंदर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता हुआ करती थी, ये रेडियो संचालिका हुआ करती थी और गुप्त रूप से इसका प्रसारण चलता था। लेकिन वो व्यक्ति कौन था जो इस पर भाषण देता था अगर पूछे प्रोमिनेंटली, तो कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मैं चाहता हूं ये नाम आप कमेंट करें ताकि आपको याद रहे, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राम मनोहर लोहिया थे, ये रोज नई नई गाड़ियों से जाते थे और यही उषा मेहता के रेडियो पर भाषण देते थे। ये भारत की प्रथम रेडियो संचालिका भी मानी जाती है, गुप्त रूप से होकर इसका संचालन वो करती थी। हमारे 72वीं बीपीएससी का नया बैच प्रारंभ कर दिया गया है। अगर आप में से कोई भी बच्चा सिविल सेवा की तैयारी मन तन मन धन के साथ करना चाहता है, खूब मर्जी के साथ, खूब अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, तो इस बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की कीमत 999 रुपए है और हमारा ये बैच लॉन्च हो चुका है। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो आपको ही पता है कि गांधी और इरविन का समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों, और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के समझौते को दिल्ली में भी हम होता है, इसलिए हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। इसमें क्या फैक्ट हुआ था? तो गांधी जी ने सारी मांगे, गांधी की मांगे इरविन ने स्वीकार कर ली थी। 2 मांगों को रिजेक्ट कर दिया था, एक भगत सिंह और उनके साथी के फांसियों की सजा को माफ करना और दूसरा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करना। लेकिन यहां पर इरविन ने भी एक शर्त रख दी थी और इरविन की शर्त यह हुआ करती थी दोस्तों कि भाई एक काम करना होगा आपको, और काम क्या करना होगा? तो काम यह करना होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को हिस्सा लेना होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना होगा। और इसी समझौते को हम क्या कहते हैं? गांधी और इरविन समझौता कहते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? तो आपको पता है कि वानर और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। इंदिरा गांधी का नाम आपको याद होगा, वही आयरन लेडी जिसको आप कहते हैं, वही आयरन लेडी की जो है इससे संबंधित हुआ करती थी। इनको ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने किसको सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो गांधी जी ने यह काम मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था और जिन्ना को कहा था कि भाई साहब थोड़ा ध्यान रखिए, कट्टरपंथी जो है देश में ताकतों को मत बढ़ाइए, उनको सहयोग मत कीजिए, उनके ऊपर अंकुश लगाइए। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के ठीक पहले घटी थी? तो आप भी जानते हैं, रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट का विरोध होता था। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जानते हैं? काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या था? तो आपको ही पता है, द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट हुआ करता था, है ना। इस बात को ध्यान, द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या नाम था? द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, है ना। तो इसका ये ओरिजिनल नाम था। चूंकि सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्ष बना था इसलिए रॉलेट एक्ट कहा जाता है। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? तो आप भी जानते हैं, चौधरी रहमत अली हुआ करते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट हुआ करते थे और इन्होंने ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पर्चा बंटवाया। उस पर्चे पर लिखा था पाकिस्तान। इन्होंने शब्द दिया पाकिस्तान, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, ये पर्चा बंटवाया था चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान में पी से पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और तान में बलूचिस्तान बताया था। हालांकि ये अब संकल्पित नहीं है। चौधरी रहमत अली। पहली बार जो पाकिस्तान मांग हुई तो 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने धार्मिक आधार पर इकबाल हुआ करते धार्मिक आधार पर राज्य की मांग की, जबकि 1940 में आधिकारिक रूप से जिन्ना ने अधिवेशन बुलाकर इसकी मांग रखी थी। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप भी जानते हैं, ये सभी के सभी मुख्य उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और नए राज्यों को अल्पमत में, हिंदुओं को अल्पमत में लाना। बाकी ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप हमें पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, जहां पर कोई बकवास नहीं होता है। ऑफिसर्स एकेडमी या इनके जितने भी चैनल्स हैं, जहां पे कोई बकवास नहीं, नो बकवास, सीधी पढ़ाई होती है इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।